हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बजट। बजट हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, पर आज हम इससे रिलेटेड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसको हम बेसिकली पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है बजट से रिलेटेड। और मेन जो टॉपिक होगा हमारा कि इसका जो इनेक्टमेंट का प्रोसेस है, किस तरीके से पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बजट से ही। तो जो बजट होता है, बजट हम जानते हैं, ये अगर हम हाउस होल्ड में भी देखें तो वहाँ पे भी लोग अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं, तो वो लोग भी एक अपना बजट तैयार करते हैं। इसी तरीके से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कंपनी और कोई इंस्टीट्यूशन है, तो हर जगह बजट तैयार किया जाता है। तो उसी तरीके से जब एक कंट्री रन होता है तो उसके लिए भी बजट की नीड होती है। तो कंट्री के लिए जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है, और उसी तरीके से अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो हर एक राज्यों में राज्य सरकारें जो हैं वो बजट को तैयार करती हैं, जिन्हें हम स्टेट बजट बोलते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसे हम यूनियन बजट बोलते हैं। तो अगर हम बजट को डिफाइन करें एक बहुत ही सिंपल मीनिंग में, तो बजट जो होगा हमारा, ये एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। तो इसमें जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, यहाँ से जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इसमें जो टैक्स के थ्रू हो सकता है, वो कहीं से ग्रांट मिले, कहीं से लोन लेकर, तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वो एस्टिमेटेड रिसिप्ट में आता है। और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल ईयर में, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक्सपेंडिचर करेगी, चाहे वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, तो इसी तरीके से उनका जो एक्सपेंडिचर होगा वो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। तो बजट अगर हम डिफाइन करें तो इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा एक सिंपल डेफिनेशन हो गया बजट का। तो बजट जनरली जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार किया जाता है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो सपोज करिए अगर हम अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2026 में 1 अप्रैल से 2027 में 31 मार्च तक ये बजट तैयार किया जाएगा। तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन है बजट का। तो और हम बजट के बारे में, इसका जो कंपोनेंट होता है इसको समझते हैं। तो जो गवर्नमेंट यूनियन बजट जो प्रपोज होता है, यूनियन बजट, अगर इसके हम कंपोनेंट की बात करें तो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। तो जिसमें से जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो बजट एस्टीमेट। तो बजट एस्टीमेट में जो अपकमिंग फिस्कल ईयर होता है उससे रिलेटेड जो भी रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर है उसको इसमें काउंट किया जाता है। इसको हम बजट ईयर भी बोलते हैं, बजट ईयर। जैसे इस साल जो अभी बजट प्रेजेंट होगा 1 फरवरी को, तो ये जो अपकमिंग ईयर के लिए बजट प्रेजेंट होगा, तो ये बजट एस्टीमेट होता है। इसमें एक और कंपोनेंट होता है इसका, रिवाइज्ड बजट। तो रिवाइज्ड बजट या रिवाइज्ड एस्टीमेट बोले इसको। तो ये जो करंट फिस्कल ईयर, जैसे कि अभी हम अगर आज का डेट लें तो 30 फेब में है, तो 30 फेब जो है अभी करंट ईयर फिस्कल ईयर का है। तो ये जो फिस्कल ईयर है हमारा 2025 टू 2026 का तक काउंट होगा। तो ये हमारा रिवाइज्ड बजट हो गया और रिवाइज एस्टीमेट हो गया। और जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो प्रोविजनल एक्चुअल होता है, प्रोविजनल एक्चुअल्स।
तो प्रोविजनल एक्चुअल जो होता है, जो प्रीवियस फिजिकल ईयर था, मींस 2024 और 25, तो इसके जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, अभी इसमें ऑडिटिंग नहीं हुई रहती है, ऑडिटिंग में लेट हो सकता है, तो इसके जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट किया जाता है, ये हमारा प्रोविजनल एक्चुअल्स होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट बजट एस्टिमेट, सेकेंड हो गया हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट, थर्ड हो गया हमारा प्रोविजनल एक्चुअल। ये बजट ईयर है, अपकमिंग फिजिकल ईयर के लिए है। रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो करंट फिजिकल ईयर के लिए है, और जो प्रोविजनल एक्चुअल है वो प्रीवियस फिजिकल ईयर के लिए होता है। तो ये हमारा बजट का कंपोनेंट होता है। तो अब हम देखते हैं बजट का मीनिंग के बारे में। एक्चुअली ये जो बजट है, ये एक फ्रेंच वर्ड बोगोटी, फ्रेंच वर्ड बोगोटी से बना हुआ है। ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल लेदर पर्स। और ये एक्चुअली इसमें जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे उस समय 1700 के अराउंड, वो लोग इसमें अपने फाइनेंशियल पेपर को कैरी करते थे। तो ये बजट टर्म है, वहीं से निकला हुआ है। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है बोगोटी। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म है वो मेंशन नहीं किया गया है। इसकी जगह पे एक दूसरा टर्म मेंशन है जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म मेंशन है। ये हमारा आर्टिकल 112 में इसको मेंशन किया गया है। तो ये था हमारा मीनिंग के बारे में। अब हम देखते हैं इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं बजट का। तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहली बार जो बजट इंडिया में प्रेजेंट किया गया है वो कॉलोनियल टाइम में प्रेजेंट किया गया था। वो था 1860 में। 1860 में पहली बार उस समय के जो इंडिया काउंसिल होती थी उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन, तो जेम्स विल्सन ने पहली बार इसको प्रेजेंट किया। उसके बाद हम 1921 में देखते हैं। 1921 में जो बजट था इसको डिवाइड कर दिया गया, और इसको डिवाइड किया गया जनरल बजट और रेलवे बजट। जनरल बजट और रेलवे बजट में डिवाइड कर दिया गया। और ये एक्चुअली एक कमिटी इस वक्त बनाई गई थी, एकवर्थ कमिटी, उनके रिकमेंडेशन पर, एकवर्थ कमिटी। और ऐसा इसलिए किया गया है, ये आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इंडिया में जो कॉलोनियल सिस्टम था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, और उनके लिए जो रेलवे है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इंडिया को रेलवे के थ्रू कनेक्ट किए थे, और यहाँ से वो रॉ मटेरियल जो है वो पोर्ट के थ्रू फिर ब्रिटेन में सप्लाई करते थे। तो उनके लिए रेलवे में एक अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने रेलवे बजट को एक अलग बजट के थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया, ताकि जो इंडियन मेंबर्स जो हैं काउंसिल में, वो रेलवे बजट पे उनका कोई अधिकार नहीं था। रेलवे बजट जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही मैनेज करते थे। इसके बाद अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू करें, तो 2016 में गवर्नमेंट ने अगेन इस चीज को मर्ज कर दिया, क्योंकि अब हमारा रेलवे का उतना बजट नहीं होता है जितना उस वक्त होता था। तो इसको डिफरेंटली अगर प्रेजेंट किया जाता था तो इसमें बहुत पॉलिटिक्स होता था और रेलवे से रिलेटेड, तो इसीलिए इसको मर्ज कर दिया गया। और इसमें जो कमिटी थी, विवेक देवराय कमेटी, विवेक देवराय कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, और फिर इसको फाइनली मर्ज कर दिया गया। और जो फर्स्ट मर्ज बजट प्रेजेंट हुआ वो 2017-18 फिस्कल ईयर का था। अगर हम इसके डेट और टाइमिंग की बात करें, तो अगर इसकी हम टाइमिंग की बात करें, तो जो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, तो बजट जो है वो लास्ट वर्किंग डे
लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को प्रेजेंट होता था और इसकी जो टाइम होता था जो वो 5 PM शाम को प्रेजेंट होता था। तो ये शाम को इसलिए प्रेजेंट होता था क्योंकि ये एक कॉलोनियल एरा के टाइम से ऐसा चला आ रहा था और ये ब्रिटिश टाइम से, क्योंकि ब्रिटेन में उस वक्त डे होता था, उस मींस बिफोर 12 PM, तो उनके हिसाब से सेम टाइम पे इंडिया में प्रेजेंट होता था। बट हम इसके बाद देखते हैं कि 1999 में गवर्नमेंट ने उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा ने इसके टाइमिंग को चेंज किया और इसको 11 AM कर दिया और अभी तक ये सुबह 11 बजे ही प्रेजेंट होता है। और इसका जो डेट है, डेट में भी चेंज किया गया। पहले हमने देखा ट्रेडिशनली जो है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में प्रेजेंट होता था, तो इससे दिक्कत ये आती थी कि जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स होते हैं उनमें टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से, तो उस वक्त ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल हो नहीं पाते थे, तो बजट के लिए इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता था और उसमें डिले होता था। तो इस वजह से डेट को भी प्रीपोन किया गया, जो अगेन ये 2017 से ही हुआ, जहां पे 1 फेब को प्रेजेंट होता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द February। और इससे जो है एनफ टाइम मिल जाता है, जिससे जो पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस हैं वो टाइम पे कंप्लीट होते हैं और हम 1 अप्रैल से बजट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक ब्रीफ हिस्ट्री बजट के बारे में। तो अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बजट में बजट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 में जो फर्स्ट क्लॉज है, प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट ईयर इन दिस पार्ट रिफर टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही हमने बताया आपको कि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट की जगह ये टर्म मेंशन है, और ये आर्टिकल डायरेक्ट करता है प्रेसिडेंट को कि एवरी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की बिहाफ पे जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है उसको पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाए। और इसमें जो एक्सपेंडिचर चार्ज बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसमें जो एक्सपेंडिचर होगा उसको सेपरेटली, जो कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया में जो चार्ज एक्सपेंडिचर होगा उसको सेपरेटली प्रेजेंट किया जाएगा। और हम आर्टिकल 113 देखते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है कि डिमांड फॉर ग्रांट, जो नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो डिमांड फॉर ग्रांट जो होगा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही ये स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 114 देखते हैं। इसमें कोई भी मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं किया जाएगा विदाउट एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। तो उन्हें एक एप्रोप्रिएशन बिल बनाना होगा और उसको पार्लियामेंट में पास करना होगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑथराइज होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ करने के लिए। फिर आर्टिकल 116 है, ये वोट ऑन अकाउंट के बारे में बात करता है। तो वोट ऑन अकाउंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था और ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जब हमारा बजट लास्ट फेब को प्रेजेंट होता था उसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल में लेट हो जाता था, जिसकी वजह से वोट ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट को एटलीस्ट मिनिमम 2 मंथ के लिए ऑथराइज किया जाता था कि वो एक्सपेंडिचर को कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और इसमें भी आपको एप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा। फिर आर्टिकल 117 है, और आर्टिकल 117 में है नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस अगेन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी मनी बिल है जिसमें टैक्स से रिलेटेड बातें की गई हैं वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं। और जो लास्ट आर्टिकल है हमारा 265, तो 265 में अथॉरिटी ऑफ लॉ, विदाउट लॉ गवर्नमेंट जो है कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकती है और ना तो कोई भी टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकती है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था जो बजट से रिलेटेड है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मेजर टॉपिक है
स्टेजेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ बजट, बजट किस तरीके से पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। तो बजट जो है, सबसे पहले बजट प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद जो उसका प्रोसेस है पार्लियामेंट में इनेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, वो टोटल 6 प्रोसेस है। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, सेकेंड इज जनरल डिस्कशन, थर्ड इज स्क्रूटिनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज, फोर्थ इज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, फिफ्थ पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, सिक्स्थ इज पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो इसको हम एक एक बारी बारी से देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में इसमें जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और ये जनरली 1 फेब को प्रेजेंट किया जाएगा। और ये हमने देखा है कि ये 2017 से कंटिन्यू हो रहा है, 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। और इसको जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा। इसमें जो है बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा, बजट डॉक्यूमेंट, और ये बजट डॉक्यूमेंट की कॉपी सभी को दी जाएगी। और इसमें बजट स्पीच होगा, बजट स्पीच, तो बजट स्पीच हो गया। फिर इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, रिसिप्ट। तो ये जो डिफरेंट जो बजट के कंपोनेंट है और भी जो कंपोनेंट्स है उसको कंपाइल करके इसमें प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इस बजट स्पीच जो है वही मेजर पार्ट है इसका, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट का। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। और इसमें जो अगर लोकसभा में बजट स्पीच खत्म होने के बाद राज्यसभा में फाइनेंस मिनिस्टर को इसको प्रेजेंट करना होता है। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। और प्रेजेंटेशन ऑफ बजट के बाद जनरल डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो ये जो जनरल डिस्कशन है, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो गया, उसके बाद फ्यू डेज आफ्टर ये स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ टाइम मिलेगा जो एमपीज हैं उनको उस बजट को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। उसके बाद वो उस पर अपनी तैयारी करके आएंगे, फिर इसका एक जनरल डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट आप लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट है मेन डिस्कशन जो होता है वो लोकसभा में होगा। यहाँ पर जो कट मोशन है वो अप्लाई नहीं होगा, कोई भी कट मोशन नहीं पास हो सकता इस समय, और इस समय कोई वोटिंग नहीं होगी। और इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जब एंड ऑफ डिस्कशन, राइट टू रिप्लाई होगा। वो जो डिफरेंट क्वेश्चंस जो एमपीज द्वारा रेज किए गए हैं उनको फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं, राइट ऑफ रिप्लाई। फिर इसके बाद आफ्टर द डिस्कशन फिर जो हाउस है वो एडजर्न कर दिया जाएगा लगभग 3 to 4 वीक। तो हमने जनरल डिस्कशन में पढ़ा कि जो मेन डिस्कशन जो है वो लोकसभा में होगा, और इस वक्त पर कोई भी कट मोशन नहीं पास हो सकता है। कट मोशन क्या है हम आगे समझेंगे इसको। इस वक्त कोई वोटिंग नहीं होगी, यहाँ पर केवल डिस्कशन होगा, एमपीज के बीच में डिस्कशन होगा, मिनिस्टर्स के बीच में डिस्कशन होगा। और इसमें जो डिस्कशन के लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर के पास राइट होगा इसको रिप्लाई करने के लिए। इसके बाद हाउस को एडजर्न कर दिया जाएगा लगभग 3 to 4 वीक। 3 to 4 वीक बाद अगेन पार्लियामेंट में सेशन को बुलाया जाएगा, बट उससे पहले हमारा थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड स्टेज जो है स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी। ये जो 3 to 4 वीक का जो गैप मिला है, इसी में जो हमारे डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, जो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं, वो लोग इसको एग्जामिन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और जो डिमांड फॉर ग्रांट होगा कंसर्न डिपार्टमेंट का, उससे रिलेटेड भी डिस्कशन और उसका भी एग्जामिनेशन होगा।
तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी ये लोग एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन एंड डिस्कस। अब एग्जामिन एंड डिस्कशन में डिमांड फॉर ग्रांट कंसर्न मिनिस्ट्री। तो जो मिनिस्ट्री होती है वो लोग अपने अपने प्रपोजल प्रपोज करेंगे कि उनको कितना मनी चाहिए, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर में वो लोग कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे मिनिस्ट्री हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इनके जो मिनिस्टर्स हैं ये लोग एक अपना एस्टिमेट तैयार करेंगे, अपना खुद का बजट तैयार करते हैं और एक प्रपोजल रखते हैं, और उसी को हम कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट मीन्स उनका जो प्रपोजल है कितना वो डिमांड करते हैं मनी का। तो इसी चीज को जो डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, इसी डिमांड फॉर ग्रांट को वो एग्जामिन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या वो रीजनेबल है कि नहीं। इससे रिपोर्ट बनेगी, इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्लेस किया जाएगा, और इसमें बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा में, तो बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा में इसको प्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा में इसका डिटेल जो है उस पर डिस्कशन होगा, और जो मिनिस्ट्री है उनको डिटेल्ड एस्टिमेट देना होता है कि उनके जो पॉलिसीज आएंगे या उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में प्लेस किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में, और जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक डिटेल एस्टिमेट तैयार करना होता है कि उनके जो फ्यूचर पॉलिसीज हैं, फ्यूचर प्लान है जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में आने वाले हैं, तो जिसके बेसिस पे वो डिमांड फॉर ग्रांट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, जो कि है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। तो इससे प्रीवियस स्टेज में डिमांड फॉर ग्रांट तैयार कर लिया गया है डिफरेंट मिनिस्ट्री द्वारा, अब उस पर वोट करने की प्रक्रिया शुरू होगी, और जो वोटिंग है ये केवल लोकसभा में हो सकती है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं है। और जो ईच डिमांड होगा, ईच डिमांड को सेपरेटली वोट किया जाएगा, सेपरेटली वोट मीन डिफरेंट मिनिस्ट्री है, उनके जो डिमांड है उनको डिफरेंट मीन्स सेपरेटली सभी को वोट किया जाता है। और ये जो वोटिंग है ये केवल वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट में होगा, वोटेबल पार्ट ऑफ बजट। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसमें एक हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर है, तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर है इस पे वोट नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड जो होता है मेड फ्रॉम CFI, इस पे जो है वोट होता है, और यही जो है बजट का, यही हमारा जो बजट है वो प्रेजेंट हो रहा है जिस पर वोट हो रहा है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर में जैसे सैलरीज ऑफ द जजेज, CAG, ऐसे डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके इंडिपेंडेंस को शेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया पे उनके जो सैलरीज है उनको चार्ज किया गया है। तो इसके बारे में केवल डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट में, ओनली डिस्कशन, बट इसमें वोट नहीं हो सकता। और मेड फ्रॉम चार्ज CFI में वोट और डिस्कशन दोनों होते हैं। तो अब इसी प्रोसेस में जो वोटिंग के समय पे ही जो डिफरेंट कट मोशन है वो अलाउड है, कट मोशन।
तो कट मोशन अलाउ है। तो कट मोशन मीन्स जैसे मोशन है जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए बेसिकली होता है। तो इसमें हम 3 प्रकार के कट मोशन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉलिसी कट, और सेकेंड है इकोनॉमी कट, और थर्ड हमारा होता है टोकन कट। तो इन तीनों को समझते हैं। तो जो पॉलिसी कट होता है, यहाँ पे जो डिमांड होता है, डिमांड फॉर ग्रांट, तो डिमांड फॉर ग्रांट की जो मनी है उसको रिड्यूस करके 1 रुपीज कर दी जाती है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर डिमांड फॉर ग्रांट समझिए आपका 1 लाख करोड़ था, अगर इसको 1 रुपीज कर दिया गया तो इसका मतलब कि सिंपल है कि पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद इकोनॉमी कट होता है। तो इकोनॉमी कट में जैसे कि डिमांड फॉर ग्रांट है उसमें से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट को रिड्यूस किया जाता है, स्पेसिफाइड अमाउंट रिड्यूस। और फिर हमारा लास्ट जो है टोकन कट। टोकन कट में बेसिकली 100 रुपीज से उस डिमांड फॉर ग्रांट को रिड्यूस किया जाता है। इसका बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी ग्रीवांस है उस पॉलिसी से रिलेटेड, तो इसलिए ये होता है। तो और अगर हम लार्जली बात करें तो जो कट मोशन है वो जनरली पास नहीं होते हैं, क्योंकि जो कट मोशन है उसको पास करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही होती है बजट उसके पास मेजॉरिटी होती है। तो जनरली नॉट पास्ड। जनरली नॉट पास्ड। तो अगर हम कट मोशन के बारे में कुछ जनरल चीजें समझे, तो इसमें किसी एक डिमांड से ही ये रिलेटेड होना चाहिए और ये क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन है उसमें कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन ना हो, कोई ट्रिवियल मैटर पे क्वेश्चन ना रेज किया जाए, और इस पे कोई चार्ज एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड पॉलिसी कट मोशन नहीं लाया जा सकता है। और ऐसा मैटर जो जुडिशरी में अभी पेंडिंग है, एडजुडिकेशन है, वो मैटर भी पॉलिसी कट में नहीं रेज किया जा सकता। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड ही रहता है, उसी तक ये कन्फाइंड रहता है। तो इस तरीके से था। तो अगर हम पॉलिसी कट का एक सिग्निफिकेंस समझें तो इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। तो ये जो मोशन है ये गवर्नमेंट को अपहोल्ड करता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो इसको लिख लेते हैं, अपहोल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और सेकंड इसका जो सिग्निफिकेंस है, फैसिलिटेट concrete discussion on specified or specific demand for grant, specific demand for grant। तो इसके बाद वोटिंग वाले, अभी हम डिमांड फॉर ग्रांट के वोटिंग के प्रोसेस में है। तो इसमें जो लास्ट डे होता है, लास्ट डे में जो स्पीकर है वो सारे जो डिमांड फॉर ग्रांट है उनको वोट के लिए अलाउ करता है। तो पुट ऑल डिमांड्स टू वोट। अब इसमें ये ऐसा है कि ये बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो इसमें जनरली जो है वो डिस्कशन सभी का नहीं हो पाता है, तब भी इसको सारे क्लॉजेस और सारे प्रोविजन को वोट के लिए रखा जाता है। तो इसको हम जो पॉलिटी में जो कॉन्सेप्ट जानते हैं गिलोटीन, तो गिलोटीन मोशन अप्लाई होता है जिससे कि सारे पॉलिसी को
सारे प्रोविजन को एक साथ वोट के लिए रखा जाएगा। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं, जो है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। तो पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा है कि गवर्नमेंट बिना एप्रोप्रिएशन बिल के ऑथराइज नहीं होती है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ कर सके, और एक्सपेंडिचर करने के लिए पहले मनी को विड्रॉ करना होगा। तो इसलिए इन सारे बजट के जो भी प्रोविजन थे, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट थे, उनको एक बिल में तैयार किया जाता है और उसको पार्लियामेंट में पास किया जाता है। तो इसको अगर हम इसको लिख लें, प्रोवाइड्स फॉर एप्रोप्रिएशन out of CFI, Consolidated Fund of India, all money required to meet grants voted by लोक सभा। इसमें जो दोनों है, grants voted by लोक सभा और जो सेकंड है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन CFI। तो जो वोटेबल, ये वोटेबल हो गया, और ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, नॉन वोटेबल है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक बिल तैयार किया जाएगा, जिसको एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल। फिर एप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाएगा और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा। तो इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो ऑथराइज हो जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ करने के लिए। ऑथराइजेस गवर्नमेंट to withdraw money from consolidated fund of India। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त पे, जैसे कि ये एक एप्रोप्रिएशन बिल हो गया, बट ये बिल होने के बावजूद इस वक्त पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अमेंडमेंट्स इस वक्त पे अलाउ नहीं है, जिसमें कि आप जो ग्रांट्स हैं अगर उनमें कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। तो ये इसको आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद अब हमारा आता है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। बट उससे पहले एक जो कॉन्सेप्ट शुरू में आया था, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, इसको समझ लेते हैं। तो ये वोट ऑन अकाउंट जो है, बेसिकली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, और ये एक प्रोविजन डाला गया है जिसके वजह से जो गवर्नमेंट है वो मनी को विड्रॉ कर सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इनमें जो जनरली ये 2 मंथ के लिए ही होता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब फेब में लास्ट फेब में जब बजट प्रेजेंट होता था तो अप्रूवल होते होते लगभग मिड अप्रैल और लास्ट अप्रैल आ जाता था। तो उसके बाद जो है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा 31 मार्च है वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। तो 1 अप्रैल से एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को मनी चाहिए, तो उसी मनी के लिए ये प्रोविजन डाला गया कि वोट ऑन अकाउंट का, जिसपे यहाँ भी आपको एक एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा, और उस एप्रोप्रिएशन बिल के बाद गवर्नमेंट जो है वो 2 मंथ, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1/6 ऑफ द बजट। तो इतना मनी गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है और उसको
यूज कर सकती है। बट अभी ऐसा ये हुआ है कि 2017 के बाद से जब इसका टाइमिंग है वो प्रीपोन किया गया है, तो अब लगभग 31 मार्च तक सारे पार्लियामेंट्री अप्रूवल हो जाते हैं। तो उसके बाद अब जो वोट ऑन अकाउंट की जो रिलेवेंसी है वो बहुत रिड्यूस हो गई है, तो नॉट रिलेवेंट नाउ। बट तो अभी जो इसका रिलेवेंसी है वो हमें इलेक्शन ईयर में ही दिखता है। क्योंकि इलेक्शन ईयर में जो इंटरिम बजट प्रेजेंट होता है और उस वक्त जो गवर्नमेंट को नॉर्मली जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, आउटगोइंग गवर्नमेंट है, उसको नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी के लिए मनी चाहिए, तो उसके लिए लगभग ये एक्सटेंड हो जाता है 3 to 4 मंथ के लिए। और हमने एक वर्ष देखा भी था जब गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट को नहीं प्रेजेंट किया। ये जो लास्ट जनरल इलेक्शन था उसमें गवर्नमेंट ने उस साल वोट ऑन अकाउंट को ही प्रेजेंट किया, और वोट ऑन अकाउंट में इसमें केवल एक्सपेंडिचर मेंशन है, इसमें जो है नहीं मेंशन होता है, केवल एक्सपेंडिचर होता है। और जो इंटरिम बजट हम देखते हैं उसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों मेंशन होता है। तो ये था हमारा वोट ऑन अकाउंट, जिसमें जो ये जनरली 2 मंथ के लिए होता है, और ये 1/6 ऑफ द बजट इक्विवेलेंट हो जाता है। इसकी रिलेवेंसी अभी कम हो गई है, ये हमने देखा किस लिए। और अभी ये केवल इलेक्शन ईयर में ज़्यादा रिलेवेंट है, जहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है लगभग 3 to 4 मंथ। अब हम लास्ट देखते हैं, जो लास्ट हमारा स्टेज है वो है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो लास्ट में जो फाइनेंशियल बिल को पास किया जाता है, तो फाइनेंशियल बिल जो है वो इफेक्ट देता है जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्रपोजल होते हैं, और इसमें वो सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं और जो एक नॉर्मल मनी बिल में अप्लाई होते हैं। और यहाँ पर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं इसमें, चूंकि मनी बिल में जो अमेंडमेंट होते हैं वो होते हैं, और इसमें जैसे टैक्स को रिड्यूस करना है या टैक्स को रिजेक्ट करना है, ये लोकसभा द्वारा किया जा सकता है, और मनी बिल हम जानते हैं लोकसभा में ही होता है। और इसमें जो 75 डेज के अंदर ही फाइनेंशियल बिल को पास किया जाता है, और इसके बाद जो फाइनेंशियल बिल पास होने के बाद फाइनेंशियल एक्ट बन जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो लीगली ऑथराइज हो जाती है कि जो टैक्स प्रपोजल है उसका जो अपकमिंग रेवेन्यू कलेक्शन का है या फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उसके लिए। तो ये इनकम साइड ऑफ बजट को दिखाता है। तो सारे पॉइंट को अब हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, इट गिव इफेक्ट्स टू फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, मनी बिल, ये एक टाइप का मनी बिल ही है। और थर्ड हम देखे हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स अप्लाई होते हैं, अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल बाय लोकसभा। फोर्थ, मस्ट बी इनेक्टेड within 75 days, within 75 days। तो एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टर्म्स एक्ट 1931 का है, जिसमें फाइनेंशियल बिल जो है वो 75 डे के अंदर ही उसको इनेक्ट करना पड़ेगा, अगर ये पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है तो गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। और इसके बाद जो ये फाइनेंशियल बिल होता है हमारा, फाइनेंशियल बिल फाइनेंशियल एक्ट हो जाता है, फाइनेंशियल एक्ट। तो फाइनेंशियल एक्ट की वजह से लीगलाइजेस इनकम साइड ऑफ बजट,
इट लीगली मीन्स ये लीगली ऑथराइज करता है गवर्नमेंट्स को प्रपोजल, रेवेन्यू कलेक्शन और फाइनेंशियल बिल। तो यहाँ पे जो फाइनेंस एक्ट जो है वो कंप्लीट कर देता है प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट। तो इस तरीके से जो हमारा ये बजट है वो पार्लियामेंट में प्रपोज होता है और इस तरीके से उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो चलती है। लास्ट लिख सकते हैं एक पॉइंट, फाइनेंस एक्ट completes the process of enactment of budget। तो इसके बाद एक छोटा टॉपिक बचा है जो टाइप्स ऑफ ग्रांट्स के बारे में है, तो उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस, हमने इसमें समझा बजट के बारे में, उसका मीनिंग क्या है, उसका जो एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है बजट में, फिर हमने समझा कि जो डिफरेंट प्रोसेस हैं बजट के, और उन सारे 6 स्टेजेस को समझा हमने बजट के बारे में। फिर लास्ट में हमने देखा कि फाइनेंस एक्ट पास होने के बाद जो बजट है वो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से ये था हमारा पॉलिटी का कॉन्सेप्ट बजट के बारे में। तो एक टॉपिक केवल बचा है इसमें, जो ग्रांट्स हैं, जैसे कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते हैं, एडिशनल ग्रांट या एक्सेस ग्रांट हो गए, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट। तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में, बहुत छोटा वीडियो होगा उसमें इसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।